नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में आपको गृह कार्य में प्रश्नावली 1.1 दी गई थी। प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने का प्रश्न है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा प्रश्न वो उस टाइप का प्रश्न भी आपको बताया जा चुका है। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा जिसमें दो ग्रुप में अधिकतम संख्या पूछी जाएगी तो आपको इस प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि आप पहले बताई गई विधि से ज्ञात कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 थोड़ा अलग है, जो मैं आपको आज बताती हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना क्या कहा गया है प्रश्न में, धनात्मक पूर्णांक। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से q > 0 के लिए a बराबर 3q + r। यहाँ पर हमने b का मान 3 लिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर bq + r, जहाँ पर r का मान 0 और b के बीच में होगा। तो इस प्रश्न में चूंकि संख्याएं हमें 3m या 3m+1 टाइप से ज्ञात करनी है, पूर्णांक का वर्ग इस प्रकार का निकालना है, इसलिए हम प्रश्न में b का मान 3 लेंगे। तो यहाँ हमने b का मान लिया 3। अब जब b का मान 3 है तो a बराबर 3q + r के में r का मान क्या होगा, 0 या उसके इक्वल हो सकता है और हमेशा 3 से कम होगा। तो r के संभावित मान होंगे 0, 1 और 2। r के संभावित मानों के लिए हम a के संभावित मान ज्ञात कर लेते हैं। जब हम r बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो a बराबर मिलेगा 3q। इसके बाद हम r बराबर 1 रखते हैं, तब आपको प्राप्त होगा a बराबर 3q + 1। अगले स्टेप में r बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 3q + 2। इसके बाद प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। तो अब हम प्रश्नानुसार हमने जो पूर्णांक माना था a धनात्मक पूर्णांक, इसका हमको वर्ग करना है। कंडीशन हमको इस प्रश्न में 3 मिल चुकी हैं। a बराबर 3q यानी पूर्णांक इतने टाइप का हो सकता है, a बराबर 3q, दूसरा a बराबर 3q + 1, तीसरा a बराबर 3q + 2। तो हमको इन तीनों का वर्ग करना है और उस जो भी आप कैलकुलेशन आएगी उसके बाद हमको चेक करके ये देखना है कि ये पूर्णांक इस टाइप के हैं, यानी 3m और 3m+1 टाइप के हैं या नहीं हैं। तो पहले हम इसका वर्ग करते हैं। a बराबर 3q का a² बराबर आया, 3q का स्क्वायर करेंगे, इससे ये संख्या प्राप्त हुई। अब इसको आप देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक ही होगा। इस संख्या को हम फिर से दोबारा लिख सकते हैं, 3 × 3q²। अगर ये 3q² एक संख्या है जिसको कि हम m मान लें इस प्रश्न के अनुसार, तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमको कैसा मिला, 3m टाइप का। यानी कि ये संख्या, ये जो 3q² संख्या है, ये एक संख्या का मान है और ये m टाइप की संख्या होगी। तो a² को यानी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m टाइप से लिख सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है। दूसरे वाले प्रश्न, दूसरे का वर्ग करने से हमको क्या मिलता है, a बराबर 3q + 1, इसका वर्ग हम करेंगे। आप सभी जानते हैं a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, उसी से इसको हम खोल लेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हमको मिल रहा है इस टाइप का एक्सप्रेशन, यानी 3 × 2q + 1। ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है, 3m + 1। अगर ये संख्या, ये एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक, और ये एक संख्या हमको मिलेगी जो कि 3m + 1 टाइप की है।
यानी ये भी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करता है। तीसरा जो इक्वेशन थी हमारे पास a बराबर 3q + 2, उसको दोनों साइड में वर्क करेंगे तब मिलता है आपको। सॉल्व करते हैं हम आगे सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली एक्सप्रेशन मिलता है a² बराबर 3 अंडर द ब्रैकेट 3q² + 4q + 1 और +1। तो इन तीनों कंडीशन से, यानी कि जो पहले कंडीशन थी जो मैंने आपको पहले दिखाई है, a² बराबर 3 × 3q², ये भी 3m टाइप का है। दूसरा कंडीशन, यहाँ से आपको 3m + 1 टाइप की संख्या मिलती है। तीसरे में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 टाइप का है। और आपका प्रश्न यही था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए भी प्रक्रिया वही है। हम एक धनात्मक पूर्णांक a मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। b का मान 9 लेंगे। b का मान 9 लेने पर q ≥ 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर a बराबर bq + r, b की जगह 9, a बराबर 9q + r। अब इस कंडीशन के लिए r के संभावित मान 0 से लेकर 9 के बीच में होंगे। r का मान 9 नहीं हो सकता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो r के मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सभी मान, यानी r के इन सभी मानों के लिए अब हम a के संभावित मान प्राप्त करेंगे। तो r के इन सभी मानों के लिए a के संभावित मान ये होंगे। a बराबर 9q, फिर 9q + 1, 9q + 2, इस तरीके से ये आपको a के 9 मान यहाँ से प्राप्त होंगे। प्रश्न में क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इन पूर्णांकों, ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं और इन धनात्मक पूर्णांकों का हम घन करेंगे। घन का मतलब 3 बार गुणा। फिर से वही हम सभी में अप्लाई करना है। ये कंडीशन हमको, इन सारे जितनी कंडीशन हमको प्राप्त हुई हैं ये सभी में अप्लाई करना है इक्वेशंस में। तो पहले इक्वेशन में लगाते हैं a³ बराबर 9q का होल क्यूब। ये सॉल्व होके आप फाइनली देखते हैं कि ये a³ बराबर 9 × अंडर द ब्रैकेट ये 9² q³ और ये मान फिर से 9m टाइप का है। प्रश्न में भी आपको यही बताना था कि पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 रूप का होता है। यानी अगर इन सभी पूर्णांकों के घन करने पर जो भी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 टाइप की हैं, तो दिया गया प्रश्न प्रूफ हो जाएगा। इसमें पहली कंडीशन में आप देखते हैं कि ये आपको 9m टाइप का प्राप्त हुआ। दोबारा इक्वेशन 2 का घन करने पर 9q + 1 इसका घन किया। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab, a + b से इसको अप्लाई करेंगे। फाइनली आप इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि a³ ये आपको 9m, इस वैल्यू को m रखते हैं अगर, तो ये 9m + 1 टाइप की वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार की यही क्रिया आपको इक्वेशन नंबर 1 से लेकर 9 तक में अप्लाई करनी है और सभी को चेक करना है कि ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपने देखा कि ये +1, यानी कि दूसरी इक्वेशन तक आपने देख लिया कि पहली इक्वेशन आपको 9m टाइप की प्राप्त हो रही, दूसरी इक्वेशन से आपको घन करने पर आपको 9q टाइप का प्राप्त हो रहा है, 9q + 1 टाइप की संख्या प्राप्त हो रही है। तीसरे में आप देखिए, अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 9q + 2, इसका क्यूब करेंगे हम दोनों तरफ, तो फिर से हमको जो संख्या प्राप्त होगी ये 9m + 8।
जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये आपको 9m + 8 टाइप की प्राप्त होगी, यानी कि ये संख्या भी आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अगला होगा 9q + 3। इसको दोनों पक्षों में क्यूब करने पर इसको यहाँ से जो संख्या मिलेगी ये आपको मिल रही है 9m। इस पूरे को अगर m मानते हैं तो ये आपको 9m टाइप की ही संख्या मिल रही है। यही कंडीशन हम आगे अप्लाई करेंगे, यानी कि 9q + 4 में। तो इस सॉल्व करने के बाद फिर आपको फाइनली जो संख्या मिलती है वो आपको किस टाइप की मिलती है, 9m + 1 टाइप की। नाइन क्यूब + 4 यहाँ से क्यूब किया और ये जो आपको फाइनली संख्या मिली ये आपको 9m + 1 टाइप की संख्या आपको प्राप्त होती है। अब 9q + 5 में ही दोनों पक्षों में हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं इसका, तो आपको फाइनली जो नंबर एक्सप्रेशन आपको मिलता है इसको आप 9m + 8 टाइप से लिख सकते हैं आप इसको। तो ये भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 9q + 6 का घन करने पर यहाँ से आपको फिर से जो संख्या मिलती है वो 9m टाइप की मिलती है। इसके बाद आता है 9q + 7। इसका आप घन करते हैं फिर से, तो इसका घन करने पर आपको जो संख्या मिलेगी वो 9m + 1 टाइप से मिलता है। अब आता है 9q + 8। इसका दोनों पक्षों में घन करने पर इसको आपने दोनों पक्षों में घन किया तो हल करने के बाद आपको जो संख्या मिली वो फिर से 9m + 8 टाइप की मिली। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के टाइप का होता है। इन क्वेश्चंस के बाद इसी चैप्टर का एक अगला आर्टिकल है अंगगणित की आधारभूत प्रमेय। अंगगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी ये जो गुणनखंडन की प्रक्रिया है ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। इस कथन को आप एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई संख्या है 840, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड की प्रक्रिया आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से गुणनखंड निकाले जाते हैं संख्याओं के। तो इस संख्या के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। या इसी गुणनखंड को अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, कुछ नहीं किया हमने, केवल इनका क्रम चेंज कर दिया है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसी को एक कथन के रूप में कहा गया है, वही ये प्रमेय है जिसको कि अंगगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 840 ये भाज्य संख्या थी और इसको इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर इसमें क्रम का कोई ध्यान न दिया जाए तो इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। इन तीनों तरह जो ये 3 तरीके से लिखा गया है इसमें आप देख सकते हैं कि क्रम को मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है, लेकिन गुणनखंड जो हैं वो अद्वितीय हैं।
ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लिखने में गुणनखंड कुछ बदल गए हों या इस तरीके से लिखने में कोई दूसरे गुणनखंड आ गए हों। तो इसका इस पूरे कथन से, इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, क्रम आगे पीछे या इधर उधर हो सकता है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी 840 का सिर्फ और सिर्फ यही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कोई दूसरे अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस संख्या के केवल यही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं और ये सभी भाज्य संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होता है। अतः व्यापक रूप में अब आप इसको समझ लीजिए कि यदि कोई भाज्य संख्या x है तो हम उसे x इक्वल टू P1 इंटू P2 अप टू Pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहाँ यदि P1, P2, P3 अप टू n ये आरोही क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्याएं। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा और उसके बाद बड़ा, छोटे से बड़े क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्याएं, अर्थात ये जो क्रम है यानी कि P1 इज लेस देन आर इक्वल टू P2, पहले सबसे छोटा गुणनखंड, इसके बाद उससे बड़ा, फिर इसके बाद उससे बड़ा, इस क्रम में अगर लिखा गया है। तो अब यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ लें, यानी वो गुणनखंड जो कि अभाज्य, किसी भी संख्या के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कोई एक संख्या कई बार आ सकती है, उसी के लिए ये कथन है। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो सकती हैं। वही पिछला उदाहरण हम लेते हैं, 840 को ही लिखते हैं हम। 840 के गुणनखंड थे लिखे हुए हैं। अब हम जो नया आपको जो इस कथन में कही गई है जो बात, वो उसका मतलब सिर्फ इतना आपको करना है कि यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ लें, इनको हम एक साथ लिख लें, तो हम इन्हें घातों के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये 2 कितनी बार आया है, 3 बार। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये 840 के गुणनखंड को लिखने की एक प्रक्रिया है। यानी कि एक ऐसी संख्या जो कई बार आई है उसको बार बार ना लिख के उसको घातों के रूप में लिखा जा सकता है। और अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करने की विधि है। जैसे कि इसको आप एक प्रश्न, 2 प्रश्न हैं, इन्हीं के माध्यम से समझ लीजिए। 6 और 20 ये 2 संख्याएं हैं जिनका कि हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 1 घात लगा दी है इसमें क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक बार ही आई हुई हैं। 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। 20 के गुणनखंड को हम 2 की घातों के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। HCF क्या होगा? HCF होता क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है और जिसकी सबसे कम घात हो? HCF वही होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ हो और जिसकी घात कम हो। तो क्या है वो? 2। इसमें एक ही बार आया, इसमें 2 बार आया। लेना हमको HCF के लिए लेना क्या रहता है? जो ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो वह जिसमें सबसे कम बार आई हो। तो ऊपर 6 के गुणनखंड में 2 एक ही बार आया है, तो ये संख्या 2 इसका HCF होगी। LCM क्या होगा 6 और 20 का? LCM होता क्या है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी कि वो संख्या जो कि दोनों में है, जैसे कि इस प्रश्न में देखें, इस 6 के गुणनखंड में 2 है और 20 के गुणनखंड में भी 2 है। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि किस में घात ज़्यादा है। 20 में 2 की 2 घातें हैं। इसके बाद फिर कौन सी संख्या लेंगे? वो संख्या जो इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन नहीं है। जैसे कि 6 के गुणनखंड में 3 है जो कि 20 में नहीं है, और 20 के गुणनखंड में 5 है जो कि 6 के गुणनखंड में नहीं है। तो हमें LCM निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है उसकी ज़्यादा घात लेनी है। इसके साथ ही साथ जो संख्या किसी एक गुणनखंड में है उसको लेना है।
यानी कि 6 में से 3 को लेना होगा और 20 वाले में से 5 को भी लेना होगा। तो एलसीएम आएगा 6 और 20 का 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसी प्रश्न से आप देख सकते हैं कि 6 और 20 का अगर हम गुणा करते हैं, संख्याओं 6 और 20 का हम गुणा कर दें और इधर एलसीएम और इसके एचसीएफ का गुणा करें। 6 और 20 का एलसीएम क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और इसका एचसीएफ क्या था? 2। आप यहीं करके देख लीजिए इसी प्रश्न का। अगर हम इसी प्रश्न का हम आरएचएस निकालते हैं तो 6 और 20 का एलसीएम था एचसीएफ क्या था इस प्रश्न में? और यहाँ से संख्याओं का गुणनफल, ये हैं संख्याएं, इसका मान आता है 120। इस पूरे को आप गुणा करेंगे तो इसका मान 120 आएगा। और 6 और 20 का गुणा करते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो एलएचएस है, 6 और 20 का अगर हम गुणा करते हैं तो इसका भी मान वही आता है 120। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसी को आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं। वास्तव में यदि कोई किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस फार्मूले से आप अगर किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात हैं और एक संख्या ज्ञात है तो आप दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, एचसीएफ, एलसीएम और संख्या। तो इनमें से कोई भी 3 अगर आपको ज्ञात है तो आप चौथी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दोनों संख्याएं मालूम है और उनका एलसीएम मालूम है तो आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको एचसीएफ मालूम है और संख्याएं मालूम है तो आप उनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। कोई एक संख्या मालूम है तो दूसरी का मान भी निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न था 96 और 404। 96 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स 2 आया और 3। इसको अब 2 की घातों के रूप में लिख लेंगे। 404 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? वो ऐसी संख्या जो कि 96 के गुणनखंड में भी हो और 404 के गुणनखंड में भी हो। तो वो क्या है? 2। और अब एचसीएफ के लिए क्या देखना है हमको? जिसमें सबसे कम घातें हों, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और जिस गुणनखंड में वो सबसे कम घातों के रूप में हो। तो 2 दोनों में कॉमन है और 2 की कम घातें यानी 2 की घात 2 ये इसमें है। ऊपर वाले में 2 की घात 5 है जो हमें नहीं लेना है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए हमें कम घातें लेनी है, यानी ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो कम घातों के रूप में हो। तो इनका एचसीएफ 4 आएगा। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम में क्या है? फिर से वही प्रक्रिया कि एलसीएम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 के गुणनखंड दोनों में कॉमन है। अब इसमें हम देखेंगे जिसमें इसकी घातें ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं कि 96 में 2 की घातें ज़्यादा हैं, यानी 2 की घात 5 है। तो एलसीएम के लिए हम क्या लेंगे? 2 की घात 5 और क्या लेंगे? 3 दोनों में नहीं है लेकिन इसको हमें लेना है, इसको भी हम लेंगे। और 404 के गुणनखंड में से 101। तो इसका एलसीएम में कौन कौन ये सारी संख्याएं इसके एलसीएम में आएंगी? 2 की घात 5, 3 और 101। उत्तर की जांच के लिए फिर से आपको जो अभी फार्मूला बताया गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप उत्तर की जांच इस तरीके से कर सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। इसके बाद एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें जो मैं आपको समझाती हूँ।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न क्या है? क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से जरूर विभाजित होती है। इतना तो आप सभी को मालूम होगा, यानी 5 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो उनके इकाई के अंक पर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। इस प्रश्न में क्या है कि ये जांच करना है आपको कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि अगर ये संख्या यानी कि 4 की घात n ये 0 पर समाप्त होती है, अगर ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो 5 इसका गुणनखंड अवश्य होगा। तो फिर यह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। अब इसी को हम आपको करके दिखाते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए यदि 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आएगी। अब हम 4 की घात n को लिख सकते हैं, 2 की घात 2n हो जाएगा, अर्थात 4 की घात n के गुण। अब इसको आप देख के आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इस संख्या के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आ रही है, यानी कि 4 की घात n संख्या के गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या 2 प्राप्त हो रही है। उसकी घातें हैं 2 की 2n घातें हैं, लेकिन 2 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या इसके गुणनखंड में नहीं है। तो इस इक्वेशन से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, अर्थात 5 इसके गुणनखंड में नहीं आएगा। और अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय संख्या है उसके अनुसार क्या है कि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 की घात n के कोई दूसरा गुणनखंड भी हो जाएगा। इस कथन का जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी उसके अनुसार किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। उसमें क्रम तो आगे पीछे हो सकता है, अभाज्य गुणनखंडों के क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसके जो गुणनखंड होंगे यानी जो अभाज्य संख्याएं उसके गुणनखंड में आएंगी वो अद्वितीय होंगी। अब इससे आपको ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इस 4 की घात n के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या 2 आएगी और कोई दूसरा इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। तो जब इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसके बाद आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 गृह कार्य में करनी है। PDF मैंने आप लोगों को भेजी हुई है, उसी से आप देख लीजिए और प्रश्नावली 1.2 के सवाल गृह कार्य में कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप मैसेज कर दीजिए, अगली क्लास में उनके सलूशन बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।